गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सुजीता आपके सामने फिर लेके आया हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट और यूपी टेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, मगर उनमें भी अब जो जो बचा कुचा समय है, और मैं उनके लिए स्पेशल बना रहा हूँ वीडियो जिनका 17 और 21 तारीख को सीटेट का पेपर लगा और 23 तारीख को यूपी टेट का पेपर लगा है। बड़ा असमंजस है विद्यार्थियों के मन में कि क्या पढ़ें, सीटेट में क्या पढ़ें, यूपी टेट में क्या पढ़ें, क्योंकि दोनों बैक टू बैक दोनों आ गए हैं। तो अब समस्या विकट हो गई है, खासकर जिनका पेपर पोस्टपोन हुए थे उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट दोनों एक साथ लेके चलना है और एक साथ पेपर भी देना है, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप मिलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। चलिए आज बारी बारी से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिससे शायद आपको एक मनोबल मिले और एक आपके अंदर एक अलग ऊर्जा प्रसारित हो, जिससे क्या होगा कि आप उन पेपरों को और अच्छी तरह कर पाएँ और मेरा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आए। तो हम लोग सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं सीटेट। जिनके भी पेपर छूट गए, मतलब जिनके पेपर उस दिन कैंसिल हुए थे, उनके पेपर 17 और 21 को लगे हुए हैं। ये एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, जिसमें केवल डिस्ट्रिक्ट दे दी गई है, सिटी दे दी गई है, और 2 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ओके, अब चलते हैं कि बड़ी असमंजस है, क्या पढ़ें, यूपी टेट की तैयारी करें कि सी टेट की तैयारी करें। बड़े असमंजस में है लोग। अब क्या है, और बीच में गैप भी नहीं है कि आप दोनों को एक जाके प्रिपेयर कर सकें। अब हम बताते हैं कि क्या हो सकता है बीच का रास्ता, जिससे आप दोनों पेपर बहुत अच्छी तरह दे सकते हो और शायद दोनों ही पेपर में आप बहुत अच्छे क्वालिफाई कर सकते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। चलिए बारी बारी से चर्चा कर ली जाए, ठीक है। सबसे पहले सीटेट की बात करी जाए तो इसमें जीन पियाजे, जो मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फिक्स टर्म है, ये बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिनसे इनसे 3 से 4 क्वेश्चन एक पर टॉपिक से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब इन टॉपिकों से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है जीन पियाजे। ये देखिए आपका जीन पियाजे लिखा हुआ है। मैंने दिख रखा है कि चारों स्तरों में संज्ञानात्मक विकास, ये चारों स्तरों पे जो संज्ञानात्मक विकास होता है, मेरे कहने का मतलब जो 4 स्तर होते हैं, चारों स्तर के बारे में के अंदर कि चारों स्तरों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या विशेषता प्रकट करता है एक बालक इन चारों अवस्थाओं में होते हुए, जैसे कि प्रतीकात्मक चिंतन, जैसे ये मैं वर्डिंग सीटेट की बोल रहा हूँ। प्रतीकात्मक चिंतन किसमें करता है, निगनात्मक चिंतन किसमें करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण किसमें आता है, अमूर्त चिंतन किसमें करता है, बच्चा गैंग अवस्था में कब रहता है। इन तरह के तमाम प्रश्न जो आपके जहन में उठ जाएंगे, ये केवल इनके संज्ञानक विकास के जो स्तर हैं चारों, इन स्तरों की रूपरेखा तय करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इनके गुण और दोष, क्या गुण क्या देखते हैं, क्या बच्चे में होता है, तो हम ये पहचानेंगे कि बच्चा संज्ञानक विकास के किस स्तर पर है। बस यही सीटेट पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, कुछ ना पढ़ो, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सटीक। और इसके साथ एक चीज़ और पढ़ लेना, स्कीमा। जीन पियाजे की स्कीमा क्या होती है, और एसिमिलेशन, आत्मसात्करण और एकोमोडेशन को भी देख के जाइए, क्योंकि स्कीमा से पिछले 2 या 3 सालों में मैंने देखे हैं कि स्कीमा से भी प्रश्न उठे हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोलबर्ग। इससे 2 से 2 नंबर, कभी कभी 3 नंबर, नहीं तो 2 नंबर तो फिक्स हैं। इनके 3 स्तर हैं बना रखे हैं इन्होंने। तो 3 स्तर में ये कोलबर्ग के जीन पियाजे, क्योंकि ये संज्ञान पे ये भी बात करते हैं, वो भी संज्ञान पे बात करते हैं। चलिए तो इनका क्या होता है कि कोलबर्ग से इनके जो 2 स्तर हैं, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत और परंपरागत, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, इनके दो भेद हैं। मतलब दंड से बच्चा सीखेगा कि अच्छा बालक अच्छा बालिका कैसे सीखेगा, कि बच्चा कानून सामाजिक कानून से सीखेगा, कि बच्चा अहम केंद्रिता से सीखेगा। ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब इसी के अंदर, यही 2 स्तरों के अंदर हैं। इनके बारे में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इनसे आना ही आना है क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वाइगोस्की की बात करी जाए तो वाइगोस्की से
वाइगोस्की को पियाजे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके देखा जाता है। कभी कभी वाइगोस्की को पियाजे से कंपेयर करा देते हैं, ठीक है। तो वाइगोस्की और पियाजे का बिल्कुल जो सिद्धांत है इनको बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, इसका दिया था संज्ञान तो जुड़ा ही है इनके सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक भी लग गया, और पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास था वो भी इसके साथ है, ठीक है। इसमें जो 2 टर्म पूछे जाते हैं बिल्कुल कॉमनली ही पूछे जाते हैं, मतलब बिल्कुल हटा ही नहीं सकता कोई। इसका एक टॉपिक है, देखिए इसका इसी के अंदर है ढांचा निर्माण, और दूसरा है जेडपीडी। ढांचा निर्माण आपने पढ़ा होगा पहले, और नहीं पढ़ा तो बिल्कुल फोकस पे कर लीजिए। ढांचा निर्माण, इसको इंग्लिश में इसके फोल्डिंग कहते हैं। और जेडपीडी जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है उस क्षेत्र में कैसे विकास कर पाएगा, क्या समवयस्कों के साथ किस तरह से मिल पाएगा, और बच्चे कैसे विकास कर पाएंगे, इस बारे में पूरा विवरण आपको पता नहीं चाहिए कि जेडपीडी और इसके फोल्डिंग में अंतर क्या है, और ये कब कब किया जाता है, ये एक्टिविटी में क्या होता है, यही 2 टर्म पूछे जाते हैं। अब बनाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर की केवल जो 8 प्रकार की बुद्धि है, केवल उन्हीं को याद कर लीजिए। उन्हीं में से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि में से इनमें से कौन सा एक बुद्धि नहीं है। बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, चॉम्स्की का भाषा विकास नेक्स्ट टॉपिक है। चॉम्स्की का भाषा विकास, चॉम्स्की का भाषा विकास बिल्कुल निश्चित है कि 1 या 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, तो ये हिंदी और हिंदी इंग्लिश जितनी भी भाषा संबंधित चीज़ें हैं, मतलब भाषा संबंधित सेक्शन है, उनमें सब में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो मगर इसमें कभी कभी कंफ्यूजन ये कर देते हैं बच्चे के साथ कि क्योंकि वाइगोस्की और पियाजे को चॉम्स्की के भाषा विकास के साथ संबद्ध करके देखते हैं, तब बच्चे को दिक्कत हो जाती है। मगर दिक्कत कुछ नहीं है, यदि चॉम्स्की किसी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। चॉम्स्की बस यही कहते हैं कि बच्चे में जो भाषा ग्रहण करने की क्षमता होती है वो स्वतः होती है। इसको कहीं पे सामाजिक या फिर कहीं किसी प्रकार का संज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वतः ही सीख जाता है, ठीक है। बस संज्ञान से जोड़ दिया है पियाजे ने, और वाइगोस्की ने जोड़ दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, ये एनपीई 2020। एनपीई 2020 से अभी तक का जितना मैंने पेपर देखे, एनालिसिस किया है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एनपीई 2020 से आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही ज्वलंत मुद्दा है। अभी सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा जो मतलब सबसे लेटेस्ट जो गवर्नमेंट का एक्शन है, ये एनपीई 2020 है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एनपीई बिल्कुल छान डालिए, बिल्कुल ही एक एक टॉपिक क्या होता है ECCE। अभी लेटेस्ट पेपर में मैंने देखा क्या होता है ECCE, कब इसकी जो एज बांटी गई है, कितने से कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है, क्या इसका टारगेट रहा है। परख अभी रीट में मैंने देखा कि उसमें एक आया था कि NEP 2020 में मूल्यांकन करने के लिए हर विभाग में, मतलब शिक्षा विभाग में, कि कौन सा एक मूल्यांकन करने के लिए विभाग डेवलप किया जाएगा, उसका क्या नाम रखा जाएगा, तो वो था परख। तो इस तरह के सब क्वेश्चन बहुत हर कंपटीशन में एनपीई 2020 से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल हर एक पहलू पे नज़र डाल के जाइए। अच्छा, फिर 7 नंबर को टॉपिक है हमारा समावेशी शिक्षा। इसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। अब इससे 2 टॉपिक का कनेक्ट करता हूँ मैं। एक कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या है कि किसी प्रकार का बालक हो, ठीक है, सामान्य विशिष्ट कोई भी हो, सामान्य से विशिष्ट कोई भी हो, उनको सबको एक कक्षा में समाहित करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। तो समावेशन में क्या होता है, समावेशन में क्या होता है कि यदि वो 40% के ऊपर डिसेबिलिटी रखता है बच्चा, ठीक है, तो आप उनको सामान्य बालकों के साथ टीच नहीं करेंगे। इनको आप क्या करेंगे, आप विशेष अध्यापकों द्वारा विशेष स्कूल में पढ़वाएंगे। तो 40%। अब इनके लिए भी वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था, जिसको PWD एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, जो 1995 में आई थी। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं 2016 में। ये मतलब कि ये क्या नाम है, ये दिव्यांग जन अधिनियम आया था 2016 में, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो भी ये टर्म है, कितनी डिसेबिलिटीज जोड़ी गई, क्या कौन सा नामकरण रखा गया, मतलब उसका क्या
अंदर क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करी गई है, क्या है, कितना है, बस इतना थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन मतलब उसका इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। इसके अतिरिक्त उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मगर तब भी मैंने कनेक्ट करके चीज़ें को दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसी के दूसरे पेज में हमने लिख रखा है आपके यूपी टेट से संबंधित क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नहीं, सॉरी, टॉपिक्स, ठीक है। यूपी टेट में सी टेट से अलावा जितने भी टॉपिक है वो सब भर दिए जाते हैं, मगर सब भरने के अलावा क्या है कि इसमें क्या है, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और तैयारी जो कर रहे हैं उनके बच्चे के लिए बता दूं कि सी टेट में आपका चिंतन स्तर देखा जाता है। उसमें जो भी आंसर होते हैं, एक क्वेश्चन के तुमने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा तो लगता है कि ये सभी आंसर सही हैं, ठीक है ना। तो उनमें से भी यदि आपको एलिमिनेट भी कर देते हो, तब भी यदि ठीक ठाक पढ़ के भी गए हो, तब भी दो में तो मतलब काफ़ी कंफ्यूजन, मतलब गजब का कंफ्यूजन होता है दो ऑप्शनों में। तो यदि आप एलिमिनेशन मतलब क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर आंसरों को एलिमिनेट करना आप सीख गए तो आंसर आपके सामने होगा। चलिए, और यूपी टेट की बात ये कहें तो चारों, मैं सीटेट के साथ बता रहा हूँ, सीटेट में चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। बगैर आपको चारों ऑप्शन पढ़े आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें पूछता है सबसे उपयुक्त कौन होना चाहिए। उपयुक्त तो सब है, तो आपने सब पढ़ा है, मगर सबसे उपयुक्त कौन सा है, ये गजब की चीज़ है। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं यूपी टेट की तरफ। यूपी टेट में क्या पूछता है, कुछ भी नहीं घुमाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया, ठीक है। अब इसी पे यदि सीटेट क्वेश्चन बना देता, तो कहता कि एक बच्चा है जो लॉ की तरफ देखता है और उसकी तरफ क्रिया करता है, क्रिया करने से उसको जो प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो वो अब किस अवस्था में होगा या कौन सा प्रयास अब करेगा। तो इस तरह का सीटेट क्वेश्चन पूछेगा। और इस तरह के और यदि हम यूपी टेट में इसी क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम बताइए। सीधी सी बात, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक नियम कौन से होते हैं, गौण नियम कौन से होते हैं। इनमें से कभी कभी ये भी दे देता है कि इनमें प्राथमिक नियमों से बताइए इनमें से कौन सा गौण नियम है और कौन सा प्राथमिक नियम है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया थॉर्नडाइक से। ये आता ही आता है, इनको साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोहलर। ये देखिए, कोहलर से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। कोहलर का सिद्धांत, कोहलर का बस यही याद रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, केवल इनके सिद्धांत के नाम देखने। कोहलर ने कौन सा, हाँ, कोलबर्ग और कोहलर में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। एक जैसे नाम दिखते हैं मगर कोहलर अलग है, कोलबर्ग अलग है। कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सूच का सिद्धांत दिया था और सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इन्होंने आविष्कार किया था, ठीक है। तो जो प्रयोग किए थे सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। तो उन्होंने सूच से सिद्धांत, मैंने कहने मतलब है कि जब भी कोई बच्चा कोई भी समस्या में फंसता है तो वो अपनी सूच के अनुसार काम को निष्पादित करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है ये पावलोव बिल्कुल फिक्स है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। इसका नियम बिल्कुल याद रखिए कि इसके नियम का नाम क्या है। इसके पावलोव के नियम का नाम होता है संबद्ध क्रिया सिद्धांत, ठीक है। तो हाँ, तो संबद्ध क्रिया सिद्धांत का मतलब क्या है, जो भी क्रियाएं होंगी उसको हम संबद्ध करके देखेंगे, ठीक है ना। इसमें दो टर्म आते हैं, स्वाभाविक उद्दीपन या स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक उद्दीपन, अस्वाभाविक क्रिया। तो इनके बारे में आप देख लेना, क्योंकि सीटेट में यूपी टेट में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। 2 से 1 नंबर या 2 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। चौथा नंबर है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण से 2 क्वेश्चन, एक तो फिक्स है, 2 भी आ जाता है कभी कभी। तो सूक्ष्म शिक्षण में जितने पद हैं, 6 पद हैं। इनके पदों के बारे में, क्या पद है, कितने समय लेता है, क्या क्या पद में क्या क्या क्रिया होती है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है पाठ्य योजना, ठीक है ना। पाठ्य योजना से क्या होता है, पाठ्य योजना बनाते समय अलग अलग चरणों में हम लोग पाठ्य योजना को बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि पहले हम लोग लेसन प्लान बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, उद्देश्य हम लोग प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर जब टॉपिक प्रकरण निकल जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उद्देश्य कथन लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। इस तरह से जो इसके वो होते हैं ना, क्या नाम, चरण, वो आपको याद होने चाहिए। किस चरण के बाद कौन सा आता है। स्टेट बिल्कुल फिक्स पूछ लेता है कि ये बताइए इसका क्या अर्थ होता है या क्या होगा, ठीक है ना।
इसके आगे क्या होगा? अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। पाठ योजना हो गया पियाजे। पियाजे, हाँ, पियाजे तथा इसका तुलनात्मक अध्ययन अन्य सिद्धांतों के साथ। हाँ, पियाजे को वाइगोस्की के साथ, पियाजे का ब्यूनर के साथ, पियाजे का जितने भी संज्ञानात्मक विकास के दिए हैं सिद्धांत, है ना, उनके साथ कंपेयर करके देख लिया जाता है कि पियाजे ने क्या कहा है, उनका उनके अनुसार क्या कहा गया है। ये एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड बहुत ही जाने माने और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बात करी जाए तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इसमें व्यक्तित्व की भी चर्चा करी गई सिगमंड फ्राइड ने कि किस तरह के, कितने तरह के मन होते हैं और किस तरह के व्यक्तित्व निर्माण होता है इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल पढ़ के जाइए, आता ही आता है। अब बिल्कुल इनके नियम केवल याद रखने हैं, वो टॉपिक 8 में दे रखा है। इसमें हल, मैकडूगल, मैस्लो के केवल केवल सिद्धांतों के नाम करना है, इसके अंदर घुस के नहीं देखना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। व्यक्तित्व मापन की विधियां, नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तित्व मापन की विधियां। आप सीधे सीधे व्यक्तित्व की मापन की जो विधियां हैं, प्रक्षेपी और व्यक्तिगत, दो ही होती हैं। इनके बारे में बिल्कुल देख के जाइए, कौन सी प्रक्षेपी है, कौन सी व्यक्तिगत है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, तो इनके बारे में देख के जाइए, इनके अंदर भी देख के जाइए क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या है। बस इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए हिंदी के भी कॉमन टॉपिक से डिस्कस कर ली जाए। अच्छा हाँ, कॉमन टॉपिक में 10वां जो टॉपिक है हिंदी के अंदर जो आता है यूपी टेट में, वो क्या आता है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के प्रमुख लेखक तथा उनकी कृतियाँ। कृतियाँ केवल वही आती है जो आज तक रिपीट हुई हैं, या फिर 10th 12th या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, यूपी के कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। तो उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्रम से। संधि, संधि, संधि में केवल संधि में स्वर संधि के ही भेद पूछे जाते हैं। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि का तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। और इससे जब स्वर संधि से भी छूटोगे तो शायद कभी कदा भूले बैठ के विसर्ग संधि का आ जाएगा, नहीं तो कोई नहीं आता। ठीक है, तो आप स्वर संधि में कितने केवल गुण, वृद्धि और अयाधि, केवल 3 पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब 12वां टॉपिक रहा हमारा समास। समास में मुख्यतः क्या पढ़ाया जाता है? नेक्स्ट टॉपिक है समास। समास में मुख्यतः क्या आते ही हैं? कर्मधारक, तत्पुरुष और तत्पुरुष, इनमें मुख्यतः ये पूछे जाते हैं। मतलब 60% चांस है कि यही ही पूछा जाएगा, यही ही 2 से टॉपिक पूछे जाएंगे। आपकी किस्मत खराब हो तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा। 13वां टॉपिक है ध्वनियों के उच्चारण स्थान। इनसे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। किस उच्चारण ध्वनि कहाँ से निकल रही है, मुंह के किस भाग से कौन सी वर्ण निकल रहा है, वर्ण या ध्वनि निकल रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा ठीक है, अलंकार की बात कर ली जाए। रस, छंद, अलंकार, ये सब आपको पता होना चाहिए। अलंकार, अलंकार की दृष्टि से अर्थालंकार और शब्दालंकार, 2 के मेन केवल भेद, और उसमें केवल एग्जाम्पल सबके एक याद कर लीजिए, क्योंकि सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये इतना कर लेंगे तो आप क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे यूपी टेट और सी टेट। अब बड़ी विकेट की चीज़ होती है कि जो ये यूपी टेट का जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन काफ़ी वास्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई एक फिक्स चीज़ नहीं होती कि एक फिक्स सिलेबस हो या फिक्स टर्म हो जो आपको बता दिया जाए, फिक्स टॉपिक हो आपको बता दिया जाए कि भैया इसी से आएगा, आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इसके लिए आपका हेल्प करेगा जो भी सीटेट का पेपर सेकंड दे रहे होंगे, और उनके सेकंड पेपर में जिनके एसएसटी होगी, एसएसटी मेरे कहने का जो भूगोल वाला पोर्शन होगा, जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन होगा, ज्योग्राफी प्लस सिविक्स, भूगोल मतलब ज्योग्राफी प्लस सिविक्स, इसके आपके अधिकतम क्वेश्चन आपके यूपी टेट के ईवीएस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप उसकी जो ज्योग्राफी प्लस, और हाँ थोड़ी सी आपकी वो भी पूछी जाती है सामान्य साइंस, जो सामान्य विज्ञान होती है वो भी थोड़ी सी पूछी जाती है। तो इन्वायरमेंट के लिए, यूपी टेट के इन्वायरमेंट के लिए आप ज्योग्राफी, सिविक्स और जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हिसाब से, क्योंकि इस तरह का जो अभी मैंने जो आउट हुआ था पेपर वो मैंने देखा तो वो काफ़ी लीक से हट के था। उसमें काफ़ी कुछ विज्ञान के क्वेश्चंस थे और काफ़ी डीप घुस के थे, बिल्कुल सीधे नहीं था, काफ़ी मतलब काफ़ी अंदर से घुस के पूछा था। चलिए, और
और क्या बताना था मुझे, और बस इन्हीं इन्हीं टॉपिक में मैंने कहा कि जो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बड़ा हौच पौच हो गया है, समस्याएं हो गई हैं। और जिन्होंने इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में ले रखी है, उनके लिए बता दूं, जिनका ग्रामर पोर्शन अच्छा है वो सेकंड पेपर आराम से निकल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो वो भी कोई समस्या नहीं रहेगी। और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, यूपीटेट एंड सीटेट। ठीक है, क्योंकि ये बैक टू बैक दोनों हैं, दोनों यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, और इसके बाद चुनाव के बाद ही यूपी कुछ भी आगे करने का आएगा। मगर जैसे आप सीटेट क्रॉस करिए तो यूपी का तो कुछ नहीं पता, मगर अन्य भर्तियों के लिए तैयारी में लग जाइए। मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ आपके साथ है। कोई भी गाइडेंस या कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं अपने बेस्ट नॉलेज से आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगा। और वो अथेंटिक ही होंगी मेरे ख्याल से, मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा कि वो सही होगा, उसमें कोई भी फेक नहीं होगा। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।